कपास उद्योग की बात करते समय मैंने जिक्र किया था कि कैसे प्रारंभ में उत्पादन बहुत कम होने का एक कारण था कि श्रम जो था वो मानव श्रम था, यानी मजदूर लोग स्वयं कटाई बुनाई आदि करते थे, चाहे वे कपास को उनके बीजों से अलग करने का काम हो या उनका धागा बनाने का काम हो, और उसकी क्वालिटी भी, उसकी गुणवत्ता भी कमज़ोर रहती थी। फिर अगले पायदान में, अगले कदम पर जिक्र आया कि किस प्रकार जल शक्ति का उपयोग शुरू हुआ। जल शक्ति के बाद फिर वाष्प शक्ति का जिक्र आया था, भाप की शक्ति आई, पावर लूम हुए और इसमें भाप की ताकत का उपयोग हुआ। तब तक भाप की ताकत का आभास लोगों को हो गया था, और जब ये पता चला कि भाप से बहुत ज़्यादा शक्ति उत्पन्न की जा सकती है, तब बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण निर्णायक सिद्ध हुआ। लोहा है, कोयला है, उद्योगपति हैं, रॉ मटेरियल है, श्रम भी है। लोहा है, कोयला है, उद्योगपति हैं, मजदूर हैं, श्रम है और रॉ मटेरियल भी है, कच्चा माल भी है। लेकिन भाप की अनुपस्थिति में इसका औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया थी वो बहुत कम होती, बहुत स्लो रहती। ये तो भाप की शक्ति की अनुभूति थी जिसने उद्योगपतियों को और आविष्कारकों को नए नए आविष्कार ईजाद करने के लिए सोच दी, नए नए आविष्कार करने के लिए प्रेरित किया। जैसे ही भाप की शक्ति की जानकारी हुई, जेम्स वाट जिसने इंजन बनाया, औद्योगिकरण बड़ा निर्णायक साबित हुआ। द्रव चलित शक्ति की रूप में जल भी ऊर्जा का प्रमुख स्रोत बना रहा। पानी अपने तरीके से प्रमुख स्रोत तो बना रहा, किंतु इसका प्रयोग खास इलाकों, मौसम और जल प्रवाह की गति जहाँ तक सीमित था, क्योंकि पानी की दिक्कत ये थी कि पानी का बहाव होना चाहिए, पानी के बहाव की तीव्रता होनी चाहिए। दूसरी बात, जहाँ पानी के बहाव की तीव्रता है वहाँ पर उद्योग स्थापित होने के लिए समुचित जलवायु होना चाहिए, उचित वातावरण होना चाहिए। तीसरा, पानी की तीव्रता है, जलवायु भी ठीक ठाक हो, तो आवश्यक नहीं कि वहाँ लोग रह रहे हों या वो क्षेत्र रहने लायक हो। तो इस प्रकार जल शक्ति की अपनी सीमाएं थीं। जल शक्ति का दायरा सीमित था और कम से कम उस काल में सीमित था। अब इन अलग रूप में जब वाष्प शक्ति का आभास हुआ, तो वाष्प की शक्ति उच्च तापमान पर जो दबाव पैदा करती थी, जिससे अनेक प्रकार की मशीनें आराम से अब चलने लगी। ये ऊर्जा का ऐसा स्रोत था जो मशीनरी बनाने के लिए भी भरोसेमंद, मशीनरी को चलाने के लिए भी भरोसेमंद और कम खर्चीला। मशीनरी बनाने में, मशीनरी को चलाने में और कम खर्चीला, इसके तीन फायदे स्वाभाविक है। और चौथी बात, जल शक्ति का एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट हो गया है। जहाँ जल शक्ति संभव नहीं थी, वहाँ अब वाष्प शक्ति ने उसका स्थान ले लिया। ये एक बहुत बड़ी घटना थी। तो हमारे अब का अध्ययन का विषय है भाप की शक्ति। भाप की शक्ति का प्रयोग सबसे पहले खनन उद्योग में किया गया, खुदाई के खदानों में। जब कोयला और धातुओं की मांगें बढ़ी तो गहरी खदानों में उसे निकालना संभव नहीं हो पाया। गहरी खदानों में से कोयला, गहरी खदानों से लोहा अयस्क ये निकालना थोड़ा कठिन हो गया, क्योंकि उस गहराई तक जाना संभव नहीं था।
या उस गहराई से चढ़ाना संभव नहीं था। आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं, चित्र देख रहे हैं, जिसमें मजदूरों के द्वारा खदानों के अंदर खुदाई की जा रही है और उसे चढ़ाया जा रहा है, ये बड़े ही अमानवीय दृश्य हैं। कम से कम आज के परिप्रेक्ष्य में ये अमानवीय से कम नहीं है। लेकिन उस समय तो अंग्रेजों को मुनाफा ही सूझ रहा था और इसलिए वे लोग सब कुछ करने के लिए तैयार थे। सौभाग्य से वाष्प के आविष्कार ने उनकी समस्या का निराकरण कर दिया कि वे अब गहराई से उत्खनन करने लगे। और गहराई में उत्खनन करने की जरूरत क्यों पड़ी? बढ़ती मांग, लोहा और कोयला की बढ़ती मांग। ऐसी खानों में, गहरी खानों में पानी भी भर जाता था, तो भरे हुए पानी को निकालना भी समस्या होती थी, चाहे वो बरसात में भर जाए वर्षा के कारण, चाहे वह जमीन के अंदर से होने वाले पानी के सीपेज के कारण हो। जमीन के अंदर भी तो पानी के मार्ग बने हुए हैं। खुदाई करते करते कई बार वे मार्ग खुल जाते हैं और पूरी खदान में पानी भर जाता है। तो ये समस्या भी थी। अब वाष्प शक्ति के बल पर इन दोनों समस्याओं का निराकरण हो गया। टॉमस सेवरी 1650 से 1705 जिसका काल है, उसने खानों से पानी निकालने के लिए 1698 में एक माइनर्स फ्रेंड नामक का एक भाप का इंजन बनाया था। माइनर्स फ्रेंड, माइनर मतलब माइंड से बना है, माइंड से माइनर, फ्रेंड दोस्त, खदान का दोस्त, ये नाम दिया उसने भाप के इंजन का। और ये कब बनाया? 1698 में। इसका नाम था टॉमस सेवरी, याद रखेंगे। ये जो इंजन था ये उतना पावरफुल तो नहीं था, लेकिन एक शुरुआत तो हुई, और शुरुआत से ही सृजन होता है। छिछली गहराइयों में धीरे धीरे काम करता था और अधिक गहराई में जाते थे तो उसका जो बॉयलर था वो फट भी सकता था, और बॉयलर फटना यानी मौत को आमंत्रित करना, क्योंकि गहराई में जाने पर वहाँ की अपनी स्वयं की गर्मी भी इतनी हो जाती थी कि बॉयलर के फटने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती थी। एक बड़ा खतरनाक तरीका था ये उत्खनन करने का। इस वाष्प इंजन के बाद एक और भाप का इंजन 1712 में टॉमस न्यूकॉमेन इन्होंने बनाया। टॉमस न्यूकॉमेन ने 1712 में बनाया। इसमें भी कुछ खामियां थीं, यद्यपि ये पहले इंजन, सेवरी के इंजन की तुलना में थोड़ा बेहतर था। और खामियां ये थी कि जो संघनन बेलन है, यानी कंडेंसिंग का काम जो करता है, कंडेंसिंग के लगातार होने से उसमें ठंडक बनाए रखने की जो ज़रूरत थी, बॉयलर को ठंडा बनाए रखने की, तो क्या होता था कि ऊर्जा का अननेसेसरी खपत हो जाती थी। यानी एक और हम वाष्प से ऊर्जा पैदा करना चाह रहे हैं ताकि मशीन को ताकत मिले, दूसरी ओर उसमें लगा हुआ बॉयलर फट ना जाए, इसलिए उसको ठंडा रखना चाह रहे हैं। परिणाम क्या होता था कि जो कंडेंसेशन की प्रक्रिया थी, जो कंडेंसिंग की प्रक्रिया थी, उसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा का काफ़ी नुकसान होता था। ये तो उसकी बुराइयाँ थी। अब यहाँ पर 1769 में एक और घटना हुई थी जिसे मैं चाहूँगा कि आप स्वयं याद करें। मैंने जिक्र किया था महात्मा गांधी के जन्म के 100 वर्ष पूर्व 1769 में क्या घटना हुई थी। अब यहाँ पर भाप के संबंधी घटना होती है 1769 में, जब जेम्स वाट ने इसका एक प्रयोग निकाला। 1769 भाप के इंजनों का प्रयोग अभी तक खदानों में ही होता था। अब जेम्स वाट ने जिसका स्वर्गवास हुआ था 1819 में, जिसकी मृत्यु हुई थी 1819 में, उसने 1769 में इस स्टीम इंजन का एक अलग उपयोग किया, और वह उपयोग बड़ा क्रांतिकारी निकला। अभी तक इंजन का उपयोग केवल खदान से माल निकालने के लिए किया जाता था। अभी तक इंजन का उपयोग
गहराई में पानी, इकट्ठे हुए पानी को बाहर फेंकने के लिए किया जाता था। अब जेम्स वॉट ने एक ऐसी मशीन विकसित की जिससे भाप का इंजन केवल एक साधारण पंप की बजाय एक मूवर बन गया। क्या बन गया? मूवर, चलाने वाला। पंप करके केवल पानी निकालने वाला नहीं, अब क्या बन गया? प्राइम मूवर, एक मुख्य चालक। इसके लिए ये जो परिवर्तन है जेम्स वॉट का, इसीलिए जेम्स वॉट को वाष्प के रेलवे इंजन का आविष्कारक माना जाता है। वैसे तो सेवरी का आपने नाम सुन लिया, उसके बाद दूसरा नाम भी पढ़ा आपने, लेकिन सेवरी के बाद और भी आविष्कार हुए। लेकिन 1769 में वॉट के द्वारा इसका जो नया एप्लीकेशन है, नया जो प्रयोग है, वह बहुत काम का आया, जिसमें भाप को मूवर के रूप में कैसे उपयोग किया जाए, भाप की शक्ति से कैसे किसी चीज़ को चलाया जाए, ये उसने। इससे कारखानों में जो शक्ति चलित मशीनों थी उसको ऊर्जा देने का कार्य शुरू हुआ। जल शक्ति से जो चलती थी मशीन, हाथ की शक्ति से जो चलती थी मशीन, श्रम शक्ति से, अब वो वाष्प शक्ति से चलेगी। एक धनी व्यक्ति जो था, जिसका नाम था मैथ्यू मोल्टन, उसकी सहायता से वॉट ने 1775 में बर्मिंघम में सोहो फाउंड्री का निर्माण किया। क्या फाउंड्री? सोहो फाउंड्री, बर्मिंघम। देखिए नक्शे में बर्मिंघम कहाँ है। बर्मिंघम भी टेक्सटाइल बिजनेस के लिए, टेक्सटाइल सेंटर के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध था। यहाँ पर एक अमीर व्यक्ति की मदद से, जिसने इसको बनाने में, फाउंड्री को बनाने का खर्च वहन किया, उसकी मदद से एक पहली फाउंड्री जेम्स वॉट ने बनाई। और वास्तव में देखा जाए तो इस मशीन के आविष्कार ने, इस एप्लीकेशन के आविष्कार ने औद्योगिक क्रांति को कई गुना तीव्रता दी। सन 1800 के बाद अधिक हल्की और मजबूत धातुओं से इस्तेमाल में बनने वाली सटीक मशीनें आने लगी। उसके साथ ही औजारों के निर्माण में और वैज्ञानिक जानकारी के लिए अधिक व्यापक प्रसार से भाप के इंजन की प्रौद्योगिकी और अधिक विकसित हुई। अब देखिए, भाप का इंजन बनता है, उसकी शुरुआती दौर की हमने चर्चा की। उसके बाद जेम्स वॉट का इंजन आता है, उसका एक नया प्रयोग आता है और उसमें वो प्राइम मूवर के रूप में
भाप के उपयोग की बात करता है, सोचता है, एक आध दो जगह प्रयोग करता है, जिससे प्रभावित होकर बर्मिंघम में इंजन, भाप की मदद से चलने वाले इंजन की फाउंड्री की स्थापना होती है मैथ्यू मोल्टन की मदद से, और फिर ऐसे इंजन अच्छी संख्या में बनने लगते हैं और वे विभिन्न मशीनों में लगाए जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ हो रही है, और वो चीज़ क्या है कि बेहतर धातुओं का इस्तेमाल प्रारंभ हुआ, बेहतर मशीनें आने लगीं, तो बेहतर औजार आने लगे, वैज्ञानिक जानकारी भी बढ़ी, और इस बढ़ती वैज्ञानिक जानकारी के प्रभाव से जो इंजन हैं वो भी बेहतर होने लगे, इंजन की क्वालिटी बढ़ी, उन इंजनों की गुणवत्ता बढ़ी। बढ़ती गुणवत्ता ने उत्पादन को उस हद तक और सरल बना दिया, उत्पादन को उस हद तक और बेहतर बना दिया। तो ये सब जो घटनाक्रम है, जो 1750 के आसपास से शुरू होते होते चलता है, आप देखेंगे ये वो काल है जब बड़ी तीव्रता से नई नई खोजें हो रही हैं, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, और उनका प्रयोग हो रहा है, उनको अप्लाई किया जा रहा है। 1840 आते आते तक तो परिस्थिति ये थी कि ब्रिटेन में बने भाप के इंजन पूरे यूरोप में एक जो आवश्यक ऊर्जा थी उसका 70% शक्ति उत्पादन कर रहे थे। यानी बर्मिंघम, जेम्स वॉट की फाउंड्री, और उसके बाद ऐसे और कई फाउंड्रियों का निर्माण हुआ जहां इस तरह के इंजन बनने लगे। और अगले 40 वर्षों में, मात्र 1840 आते आते क्या हो गया, पूरे यूरोप में जो ऊर्जा चालित मशीनें थीं उनमें क्वांटम जंप उनकी गति में आया, जब लगभग 70% मशीनें अब वाष्प चलित हो गई, वाष्प चलित यंत्रों में बदल गई। एक और 1840 आते आते जहां मैं बात कर रहा हूं पूरे यूरोप में मशीनीकरण अपने आधुनिक पैदान पे आ गया, वहां भारत में क्या हो रहा था। 1840 आते आते पूरा भारत अंग्रेजों के कब्जे में आ चुका था। अंग्रेजों द्वारा लगभग अंतिम लड़ाइयां भारत में लड़ी जा चुकी थीं। ये लड़ाइयां आप यहां देखिए जो 1800 से 1840 के बीच भारत में अंग्रेजों ने लड़ी। इतनी सारी लड़ाइयां जिसकी शुरुआत हम एंग्लो मराठा वॉर 1801-2 से करें और 1839 तक आ जाए। इस काल में भारत में अंग्रेज अपने उपनिवेशवाद की नीति को चरम सीमा तक पहुंचा चुके थे। भारत का शोषण अपने चरमोत्कर्ष पर था, और भारत जो है, जो मात्र 1750-1760 में सोने की चिड़िया था, 1850 आते आते एक अत्यधिक निर्धन देश बन चुका था। ये है हमारे 100 साल का इतिहास। आपको इस बात को मैं बारंबार इसलिए बता रहा हूं कि आपको वाकिफ होना चाहिए कि यूरोप में जब ऐसे ऐतिहासिक परिवर्तन हो रहे थे जो यूरोप को आधुनिकीकरण की ओर ले जा रहे थे, इस काल में भारत के परिवर्तन भारत को कहां ले जा रहे थे, और यूरोप के परिवर्तनों का भारत के परिवर्तनों से क्या संबंध है, क्या नाता है, ये भी आपको स्पष्ट हो गया। उसके बाद ये भी स्पष्ट हो गया कि इस संबंध में भारत को सतत रूप से नुकसान हुआ, और उसका एकमात्र कारण था अंग्रेजों की उपनिवेशवाद नीति। एक ओर जहां ये स्पष्ट हुआ कि भारत निर्धन से निर्धनतर से निर्धनतम हो रहा है, दूसरी ओर अंग्रेजों के द्वारा ये कहा जाना कि अंग्रेज भारत की भलाई के लिए आए हैं, भारत को आधुनिक बनाने के लिए आए हैं, ये अत्यधिक हास्यास्पद लगता है। खैर, हम अपने मूल विषय पर फिर आते हैं कि किस प्रकार अब हमने समझ लिया कि लोहा, कोयला,
कपास और उसके बाद मशीनों की तीव्रता, भाप, ये चार के कॉम्बिनेशन ने कितने क्रांतिकारी परिवर्तन लाए, जिसको हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। भाप के आने से प्राइम मूवर्स इजाद हो गए जो हर चीज को हिला सकें, मशीनों को चला सकें। इसके साथ ही साथ एक दो कुछ और घटनाएं थीं जो हमारे लिए औद्योगिक क्रांति की समझ को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। वो घटनाएं क्या थीं? वाष्प की शक्ति की खोज ने जहां नए नए आयाम, नए नए रास्ते खोले, उन्हीं रास्तों में एक है रेल। आखिर भाप इतना क्रांतिकारी परिवर्तन कैसे लाया? भाप के क्या? पहला, ताकत दी उसने, खदानों में गहरी खुदाई हुई। दूसरा, तीसरा, खदानों में से पानी निकालने का काम किया। चौथा, भाप के इंजन ने अन्य उद्योगों में तीव्रता लाई, उनके उत्पादन में तीव्रता लाई। पांचवा, श्रम शक्ति का उपयोग और कम हो गया, मानव श्रम शक्ति का उपयोग और कम हो गया। छठवां, पूरे यूरोप में अब ये मशीनें जाने लगी और इस प्रकार अब पूरा यूरोप एक तरीके से औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण की दिशा में बढ़ चला। और इन 7-8 आयामों के अलावा रेल, जिसने बहुत बड़ी क्रांति लाई।